तो बच्चों, आवाज सबको आ रही है, आई एम अज्यूमिंग? ठीक है, नहीं आ रही होगी तो आप लोग बीच में रोक के मुझे बोल देना कि सर आवाज नहीं आ रही है, क्योंकि ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट का, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कंसेप्चुअल चैप्टर है एकदम। तो अपने को सब चीज तब की तभी समझ में आनी चाहिए। वी कैन नॉट डिले इट इवन बाय अ डे। ठीक है, तो आवाज अगर आपको नहीं आ रही है तो आप लोग वीडियो रोक मुझे इंटरप्ट करके आप लोग बोल सकते हो कि सर आवाज नहीं आ रही है। ठीक है। तो कल अपन ने क्या पढ़ा था? कल अपन ने देखा था कि डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट चैप्टर में बेसिकली ये यूनिट में अपन पढ़ने क्या वाले हैं। चैप्टर का नेम इटसेल्फ सजेस्ट्स डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम। इनकम मतलब यहाँ पे नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट मतलब यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। इस टॉपिक में अपन ने पढ़े थे दो कंसेप्ट, एक्स आंटे कंसेप्ट एंड एक्स पोस्ट कंसेप्ट। एक्स आंटे कंसेप्ट मतलब क्या होता है? इट इज प्लान्ड, मतलब जब कोई चीज अपन प्लान बेसिस पे करते हैं कि आगे अपन लोग कैसे करेंगे, वो एक्चुअल रिजल्ट्स के ऊपर बेस्ड नहीं होती, वो आपके प्लान्ड एक्सपेंडिचर, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट होता है, तो वो आपका एक्स आंटे कंसेप्ट होता है। एंड एक होता है एक्स पोस्ट, मतलब जो आपका एक्चुअल रियलाइज नंबर्स होंगे उसके ऊपर जब अपन कोई एनालिसिस करते हैं तो एक्स पोस्ट एनालिसिस हो जाता है। तो अपन लोग यहाँ पे केन्जियन थ्योरी यूज कर रहे हैं, जो केन्जियन थ्योरी इट इज बेस्ड ऑन एक्स आंटे, मतलब प्लान्ड इन्वेस्टमेंट कंसेप्ट या प्लान्ड कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहली डेफिनेशन क्या थी अपनी? एग्रीगेट डिमांड की। एग्रीगेट डिमांड मतलब क्या हो गया? एग्रीगेट डिमांड मतलब आपकी इकोनॉमी में सारे सेक्टर्स जो आपके हैं इकोनॉमी के अंदर, उन सारे सेक्टर्स ने जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में डिमांड की है, वो आपकी एग्रीगेट डिमांड है। इसका मतलब क्या हुआ? सुचित की डिमांड, सौम्या की डिमांड, मानव की डिमांड, देवांश की डिमांड, इन सब की डिमांड को मैं ऐड कर दूंगा, अज्यूमिंग दैट कि इन इकोनॉमी में सिर्फ ये लोग ही रह रहे हैं। एक इकोनॉमी में अगर ये लोग ही रह रहे हैं, इन सबकी डिमांड को मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे उस इकोनॉमी की एग्रीगेट डिमांड मिल जाएगी। अच्छा, अब एग्रीगेट डिमांड जो है वो अपने को कैलकुलेट करना है मॉनेटरी टर्म्स में या ऐसे टर्म्स में जिसमें अपन लोग समझ सके कि एग्रीगेट डिमांड एक्चुअली है क्या। तो अब अपन लोग अगर भांत के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज अगर अपन लोग एक अकाउंटिंग ईयर है एक पीरियड में प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आपको इंडिविजुअली उसको यदि आप 2 किलो गेहूं, 4 किलो चावल और ऐसा करके बोलोगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू एनालाइज एंड कैलकुलेट कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है या आप कहाँ पे खड़े हो। तो अपन लोग क्या करते हैं? अपन लोग उन सब चीजों को मॉनिटरी टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, और मॉनिटरी टर्म्स में भी कन्वर्ट करना है तो सबसे इजीएस्ट कैलकुलेशन क्या है कि डिमांड जब आप करते हो तो डिमांड करने के बाद आप अपनी जेब से उस पर्टिकुलर चीज के लिए खर्चा भी करते हो। तो यदि अपन लोग सब लोगों के प्लान खर्चों को टोटल कर देंगे तो अपने को साल भरी की एग्रीगेट डिमांड मिलेगी कि नहीं मिलेगी? देवांश, पीयूष, हाँ बोलो, सौम्या, मानव, हाँ सर। ना? तो अपन लोग खर्चों को ऐड कर दिया, सबके प्लान्ड खर्चों को ऐड कर दिया तो अपने को क्या मिल गया? एग्रीगेट डिमांड। अपना प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड है अपने को वो मिल गई, एक्स आंटे बेसिस पे एग्रीगेट डिमांड मिल गई। अब अपने को खर्चों को टोटल करना है, तो खर्चों को टोटल अपन किस तरह से करते हैं? खर्चों को अपन ने 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। सबसे पहली कैटेगरी है जो पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, जो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, जब वो करते हो वो। दूसरा आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज अगेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। एक जो आप अपने बिजनेस के लिए फिक्स कैपिटल के लिए करते हो, बिजनेस के लिए फिक्स कैपिटल के लिए होता है कौन सा? फिक्स कैपिटल वाला खर्चा। दूसरा खर्चा हो गया आपका इन्वेंट्री खरीदने वाला खर्चा। तीसरा खर्चा हो गया आपका रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन यदि आपने किया तो वो वाला खर्चा। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में आपके 3 सब पार्ट्स होते हैं। चौथा कौन सा हो गया? जो गवर्नमेंट खर्चा करती है और जिसके बदले में आपसे कोई रकम नहीं वसूलती है, मतलब गवर्नमेंट आपको जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड चौथा हो गया नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स भी आपका खर्चा होगा। क्यों? क्योंकि नेट एक्सपोर्ट्स मतलब क्या हो गया? इंडिया के बाहर की जो लोग हैं वो इंडिया के गुड की डिमांड कर रहे हैं, इंडिया के गुड की डिमांड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया? दे आर प्लानिंग टू एक्सपेंड इन इंडिया। और अगर वो इंडिया में एक्सपेंड करने को प्लान कर रहे हैं तो इंडिया के गुड्स के एग्रीगेट डिमांड में फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? मानव, देवांश, सौम्या, सुचित? हाँ सर, पड़ेगा। अपन लोग उसको एग्रीगेट डिमांड में लेंगे कि नहीं लेंगे? जरूर लेंगे। उसी तरह से अपन लोग लेके करेंगे। क्यों? इंपोर्ट को अपन लेस इसलिए करेंगे क्योंकि वो डिमांड इंडिया की है ही नहीं, वो डिमांड इंडिया में रह रहे लोगों ने बाहर के गुड्स की करी है। तो अपन लोग यहाँ पे सिंपली एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स मतलब नेट एक्सपोर्ट्स कंसीडर करते हैं। This thing is very similar to your which concept? Expenditure method concept of income method. ठीक है, नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई मतलब क्या हो गया? आपकी इकोनॉमी में जितने भी सप्लायर्स है वो सप्लाई जो साल भरी में प्लान कर रहे हैं प्रोड्यूस करने का, वो सप्लायर्स जो साल भरी में आपका प्लान कर रहे हैं प्रोड्यूस करने का, वो क्या हो गया? वो आपका एग्रीगेट सप्लाई हो गया। और साल भरी में आप क्या प्लान करते हो?
आप कैसे कैलकुलेट करोगे? इसको कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका है मॉनिटरी बेसिस पे। मॉनिटरी बेसिस पे मतलब कैसे कैलकुलेट करोगे? अब आप यहाँ पे अपना खर्चा देखोगे। अब आप जब खर्चा करते हो तो आपका खर्चा 4 हिस्सों में बंटता है। एक लैंड को जाता है, एक लेबर को जाता है, एक कैपिटल को जाता है, एक एंटरप्रेन्योर को जाता है। सर एंटरप्रेन्योर को तो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट खर्चा कैसे हुआ? आपको देखना है कि 4 लोग इन्वॉल्व है तो हर किसी को कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट आपने किया है, तो एंटरप्रेन्योर को आपने प्रॉफिट एट्रीब्यूट किया है, राइट? तो आप जब इन चारों चीज को ऐड करते हो तो आपको एग्रीगेट सप्लाई मॉनिटरी टर्म्स में, अंडरस्टैंडेबल टर्म्स में मिल जाएगा। और यदि आप लोगों को याद होगा तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ये चारों चीजें नेशनल इनकम, तो अपने को नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड मिलती है। इन शॉर्ट आपको नेशनल इनकम मिलती है। तो व्हाट इज योर एग्रीगेट सप्लाई? एग्रीगेट सप्लाई इज योर नेशनल इनकम। ठीक है, अच्छा एक दूसरे लॉजिक्स के हिसाब से आप सोचो तो एग्रीगेट सप्लाई नेशनल इनकम क्यों होगा? क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई मतलब क्या हो गया कि एक गिवन लेवल ऑफ इनकम पे आप कितना से कितना सप्लाई कर सकते हो, व्हाट यू आर प्लानिंग टू सप्लाई, तो वो आपका नेशनल इनकम भी हुआ ना। ऑब्वियसली एक गिवन लेवल ऑफ इनकम पे यू विल ट्राई टू प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ विच यू कैन, राइट? तो वो आपका नेशनल इनकम ही हुआ एक तरीके से। तो लॉजिकली भी यही सही है, और फॉर्मूले के बेसिस से भी देखा जाए तो इट इज रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस रॉयल्टी प्लस प्रॉफिट प्लस वेजेस, तो ये सब आपका नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड हो गया। तो एडी मतलब एक्सपेंडिचर मेथड का तरीका हो गया, एएस मतलब इनकम मेथड के हिसाब से आपका तरीका हो गया। अब दूसरा कंसेप्ट था प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब क्या हो गया? आपकी इनकम का वो हिस्सा जो आप कंजम्पशन पे स्पेंड कर रहे हो, और प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब क्या हो गया? आपकी इनकम का वो हिस्सा जो आप सेव कर रहे हो। अब आपकी इनकम के सिर्फ दो हिस्से हो सकते हैं, एक तो आप खर्चोगे, दूसरा आप बचत करोगे। तो खर्चना प्लस बचत करना इस टोटल इनकम। इसका मतलब क्या हो गया? आपने जितना भी सेव किया बचा हुआ आपको ऑटोमेटिकली खर्चा हो जाएगा, राइट? तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब क्या हो गया? कंजम्पशन अपॉन इनकम, मतलब आपकी इनकम का वो हिस्सा जो आपने कंज्यूम कर लिया है। सी डिवाइडेड बाय वाई। सी मतलब आपका कंजम्पशन का खर्चा, वाई मतलब आपकी टोटल इनकम। तो सेविंग्स मतलब क्या हो गया? सेविंग्स अपॉन वाई, मतलब सेविंग्स को आप डिवाइड करोगे किससे? टोटल इनकम से। तो आप जब C अपॉन वाई प्लस S अपॉन वाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? Y अपॉन वाई। क्यों? क्योंकि C प्लस S इज इक्वल टू वाई। समझ में आ रहा है सबको कि मैं स्लो समझा? हाँ सर। C प्लस नहीं S आ रहा है समझ में। समझा सर। दिवांश कुछ बोले आपने? समझा। हाँ, आपका APS मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज ऑलवेज इक्वल टू 1। दूसरी बात, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब क्या हो गया? आपने इनकम में जो भी बढ़ोतरी करी है वो बढ़ोतरी मतलब आपका एडिशन टू योर टोटल इनकम, इसका मतलब वो आपकी मार्जिनल इनकम होगी। अब मार्जिनल इनकम में से आपने क्या किया है? मार्जिनल इनकम में से क्या हुआ? आपने एक हिस्सा वो एडिशनल इनकम का आप एक हिस्सा खर्चा करोगे और एक हिस्सा आप सेव करोगे। तो वो इनकम की इंक्रीज का वो हिस्सा जो आपने क्या किया है? सॉरी इनो प्लीज बेटा निकाल जाएगा। होल्ड ऑन बेबी। चाची जी इसको ले जाओ, मेरी क्लास चल। हाँ सॉरी गाइस फॉर डिस्टर्बेंस। तो आपकी इनकम की इंक्रीज का वो हिस्सा जो आपने क्या किया है? सेविंग्स पे डाला है, वो आपका मार्जिनल सेविंग्स हो जाएगा, और इनकम की इंक्रीज का वो हिस्सा जो आपने कंजम्पशन पे डाला है वो आपका मार्जिनल कंजम्पशन हो जाएगा। तो ऑब्वियसली जब इनकम के दो हिस्से होते हैं, एक होता है सेविंग्स, एक होता है कंजम्पशन, तो इनकम में जो बढ़ोतरी होगी उसके भी दो ही तरीके होंगे, मार्जिनल सेविंग्स प्लस मार्जिनल इनकम, राइट? तो आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या हो जाएगा? इंक्रीज इन इनकम या चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, एंड मार्जिनल सेविंग्स क्या हो जाएगा? चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन इनकम। और एमपीसी प्लस एमपीएस भी आपका क्या होगा? इक्वल टू 1 होगा। इतना अपन ने कल पढ़े थे। यहां तक किसी को डाउट है बच्चों? अगर नो सर। चीज का डाउट होगा आप लोग प्लीज मुझे बोलना, क्योंकि ये समझ गए तभी आप आगे का समझ पाओगे। ये थोड़ा डिफिकल्ट या कॉम्प्लिकेटेड साउंड होता है क्योंकि अपने पास यहाँ पे बोर्ड नहीं है और प्रॉपर क्लासरूम सेटअप सर से ग्राफ्स अगले चैप्टर में आएंगे, पढ़ेंगे अपन। नेक्स्ट चैप्टर है वो सर संदीप गर्ग में तो साथ में ही दिया है। इसमें इन लोगों ने 3 हिस्सों में डिवाइड किया बेटा, तो अपन लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, कवर सब होगा, टेंशन मत सर लो। आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है।
हेलो, अब आ रही है? सर क्या बोला आपने? हाँ मैंने सर। आपको बोला इसमें 3 चैप्टर में डिवाइड किया है बेटा, इस बुक में एसके में, और कवर्ड सब कुछ है, आपको कुछ भी मिस आउट नहीं होगा, टेंशन मत लो। अपन लोग ये सीक्वेंस में जा रहे हैं, नहीं समझ में आएगा तो रोक देना, नहीं तो मैं समझाने ओके सर, ओके सर। नेक्स्ट आपका इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या हो गया कि आप एम्प्लॉयड नहीं हो, आप एम्प्लॉयड नहीं हो लेकिन आप एम्प्लॉयमेंट चाहते हो। एक होता है वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होगा? यू आर नॉट विलिंग टू वर्क, आप खुश हो घर बैठ के, राइट। और एक होता है इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब आप एबल भी हो, आप चाहते भी हो, लेकिन आपके पास काम नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड योर इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। अपन लोग जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट को अपन कंसिडर करेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो लोग लेबर फोर्स का हिस्सा ही नहीं बनना चाहते। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट को अपन लेंगे, क्यों? क्योंकि इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड मतलब क्या हो गया? जो चाहते हैं उनको जॉब मिले लेकिन उनको जॉब नहीं मिल पा रही है। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड मतलब क्या हो गया? वो चाहते ही नहीं है, वो लेबर फोर्स का हिस्सा ही नहीं बनना चाहते, दे आर नॉट इवन विलिंग टू वर्क, तो अपन उनको कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स है, आप लोगों को न्यूमेरिकल्स घर पे बैठ के सॉल्व करना। मैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर चालू कर रहा हूँ, कुछ डाउट होगा तो आप लोग पूछना। सिंपल है, जो आपका फॉर्मूला दिया हुआ है एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1 और एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1, इसी चीज को फेर फूर करके उन्होंने 2-3 न्यूमेरिकल्स डाले हैं। ठीक है, आपके मैथ्स के लीनियर इक्वेशन के आप सम्स लगा दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अपन नेक्स्ट चैप्टर चालू करते हैं। सर मुझे 1-2 न्यूमेरिकल्स में डाउट था, तो मैं आपको फोटो भेज दूंगा। आप फोटो खींच के भेज देना, आई हाँ सर। ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट है अपना इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम। पेज नंबर 97 पे आएंगे सब लोग, पेज नंबर 97, चैप्टर नंबर 8। सबने खोल दिया? यस सर। ओके तो अब इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम, इक्विलिब्रियम मतलब क्या हो गया? एक ऐसा स्टेट जहां पे आपकी सारी एक्टिविटीज रेस्ट पे आ जाती है। सर मतलब ये कि जब अपन लोग लास्ट ईयर पढ़ रहे थे प्राइसिंग वाला, वो क्या बोल रहा था कि एक इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है? जहां पे आपका डिमांड और आपका सप्लाई मीट करेगा। डिमांड और सप्लाई मीट करेगा मतलब क्या हो गया कि वहां पे आपका और बार्गेनिंग नहीं होगा। अब वहां पे वो उस पॉइंट पे आप लोग रेस्ट कर लोगे, यू विल वेट, एंड आप उसी पॉइंट पे उसी प्राइस पे आप लोग क्या करोगे? ट्रांजैक्शंस कर लोगे। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम मतलब क्या हो गया? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम भी क्या होगा? जहां पे आपकी एग्रीगेट डिमांड और आपकी एग्रीगेट सप्लाई मीट हो जाती है, वो आपका क्या बनता है? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। जैसे अपना बेसिक डिमांड और सप्लाई मीट करते हैं तो आपका इक्विलिब्रियम आता है, उसी तरह से एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई आते हैं तो अपना क्या होता है? अपने को नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम मिलता है। ठीक है, तो अब जो इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम अपन जो कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, तो वो भी कुछ अजम्पशन के ऊपर बेस्ड है। मैंने अपने को पहले आपको पिछले साल ही बताया था कि इकोनॉमिक्स में एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन अजम्पशन। इसका कारण क्या है? क्योंकि यदि आप कुछ चीजों को कांस्टेंट नहीं करोगे, कुछ चीजों को आप क्या बोलते हैं रोकोगे नहीं, या कुछ चीजें आप अज्यूम नहीं करोगे, तो आप कभी भी एक कंक्लूजन पे नहीं निकल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप जिस एनवायरमेंट में रह रहे हो, उस एनवायरमेंट में बहुत ही डायनामिक एनवायरमेंट है वो। कैसे? इकोनॉमिक्स में अपन जब बोलते हैं कि अपन लोगों को स्टडी कर रहे हैं, जब अपन लोगों को स्टडी करते हैं तो अपने को कितने सारे लोग मिलते हैं यार। आज अपन लोग 700 करोड़ पीपल्स रह रहे इस अर्थ पे, तो यदि आपको कुछ एनालाइज करना है तो आप 700 करोड़ लोगों का डेटा नहीं ले सकते या उनसे सर्वे नहीं ले सकते। तो आप क्या करते हो? आप कुछ चीजें अज्यूम करके चलते हो कि भाई अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये मेरा जो थियरी है इट वुड होल्ड ट्रू। ठीक है, सबसे पहला अजम्पशन क्या है? इट इज अ शॉर्ट रन एनालिसिस। ऑब्वियसली लॉन्ग रन एनालिसिस क्यों नहीं ले सकते अपन लोग? क्योंकि लॉन्ग रन में एवरीथिंग चेंजेस, कीप्स ऑन चेंजिंग। तो आपको यदि कुछ अजम्पशन करना है तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही इट वुड होल्ड ट्रू। द implication is that in the short run equilibrium national income can differ from employment income. The gap between two is called income gap, which can be inflationary gap or deflationary gap. ये सब चीजें हैं, ये अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, what is inflationary gap and what is deflationary gap। तो नहीं समझ में आया तो टेंशन मत लो, ये पूरा कंसेप्ट ही आपका अगले चैप्टर में। There are many steps which can be taken by the government to reduce the gap with the objective of reaching full employment level. तो ये जो एनालिसिस है जनरली एक शॉर्ट रन एनालिसिस है, लॉन्ग रन एनालिसिस नहीं है। दूसरा, the overall price level in the economy is fixed। अब ये एक अजम्पशन है, बहुत ही अनरियलिस्टिक अजम्पशन है, लेकिन ये अजम्पशन अपने को लेना पड़ेगा। अगर प्राइस लेवल आपके चेंज होते रहेंगे तो इंडिविजुअल डिमांड सप्लाई चेंज होते रहेंगी, इंडिविजुअल डिमांड सप्लाई आपकी चेंज होते रहेगी तो कभी इक्विलिब्रियम आपका एक जगह पे आएगा ही नहीं।
तो आपने क्या अज्यूम किया है, तो जो जनरल प्राइस लेवल है वो इस पर्टिकुलर कंसेप्ट के हिसाब से अपन लोग अज्यूम करेंगे कि जनरल प्राइस लेवल आपके फिक्स्ड रहते हैं। नेक्स्ट, इकोनॉमी इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब भाई इसका कोई बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं है, विच अगेन डज नॉट होल्ड ट्रू। लेकिन अगर आप लोगों ने इसको क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं समझ के चला तो आप एनालिसिस नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि अगेन बहुत ही डायनामिक, आपके कंटिन्यूसली सेकंड में आपके डायनामिक्स चेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट, देयर इज नो गवर्नमेंट। नो गवर्नमेंट क्यों बोला गया है? क्योंकि यहाँ पे एक फ्री इकोनॉमी कहा गया है। आप लोग डिमांड और सप्लाई के बेस पे आपके प्राइस लेवल डिसाइड होंगे। अगर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट कभी आपके पिक्चर में रहती, तो गवर्नमेंट कभी भी अपने नेसेसिटी गुड्स की जो वैल्यू है, जो खान पान के पदार्थ है, जो आपके सब्जियां है, जो आपके अनाज है, उसके दाम को रेगुलेट करेगी और उसको सेट होने नहीं देगी डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म के हिसाब से। तो गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी। तो यहाँ पे अज्यूम किया गया है कि अपने इसमें कोई गवर्नमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर गवर्नमेंट रहेगी तो रेगुलेट करेगी, और अगर आपका कुछ भी सॉर्ट ऑफ रेगुलेशन रहा तो आपका डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म यहाँ पे काम नहीं करेगा। सो फॉर दैट डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म टू वर्क, आपको ये अज्यूम करना जरूरी है कि आपके यहाँ पे कोई गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इसका मतलब क्या हो गया कि आपकी फोर्सेज ऑफ डिमांड और सप्लाई डिसाइड करेगी कि आपके जनरल प्राइस लेवल या जनरल इक्विलिब्रियम लेवल कहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये 4 अजम्पशंस है। ये अजम्पशन आपको 3 मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं, 4 मार्क के लिए भी पूछा जा सकता है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो इसको हेडिंग्स देख लो, अंदर का एक्सप्लेनेशन आप मन से लिख सकते हो। इकोनॉमिक्स में बहुत ही लॉजिकल चीजें पूछी जाती है, बस यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि कुछ कीवर्ड्स रहते हैं उसमें, वो कीवर्ड्स अपने को मिस आउट नहीं करने। इसमें सच कुछ है नहीं, आप अपने समझ से लिख सकते हो, क्योंकि इसमें की जैसा कुछ भी नहीं है। आप कुछ भी मिस आउट नहीं करोगे अगर आपने ट्रू सेंस में समझ लिया है जो वो समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, अब अपने कंसेप्ट पढ़ना चालू करते हैं। सबसे पहला, इन्वेस्टमेंट में ऑटोनॉमस और इंड्यूस्ड। The word autonomous means independent of the change in some specified factor. In the theory of income determination, the specified factor is national income. Any variable not affected by the change in income is called autonomous variable. For example, any expenditure not affected by change in income is called autonomous expenditure. Whether investment expenditure, consumption expenditure or any. ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर मतलब क्या है? ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट, मतलब मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे साथ में क्या हो रहा है, मेरे उसमें क्या हो रहा है, आजू में क्या हो रहा है, बाजू में क्या हो रहा है। मैं मेरे खुद के एक फैक्टर्स है जो मुझे गवर्न करते हैं, मैं किसी और चीज से इन्फ्लुएंस नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बताओ, आपके इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत डायर हो रहे हैं, मतलब कुछ भी हो रहा है, लेकिन अगर आपको जीना है तो आपको कुछ खर्चे फिर भी करने पड़ेंगे। अगर आप जीरो भी कमा रहे हो, मतलब आप कुछ भी नहीं कमा रहे हो समझ लो, फिर भी क्या होगा? फिर भी आपका खर्चा उतना ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल समझ लो, आप लोगों की 4 लोगों की फैमिली है, पर पर्सन का आपको एक बार के मील का 50 रुपीज आता है, तो आपका दिन का खर्चा कितना हो गया? 50-50-50-50 200 और 50-50-50-50 200, 200 सुबह का, 200 शाम का। तो आपका क्या हो गया? 400 रुपए दिन का खाने का खर्चा हो गया। अभी लॉकडाउन हुआ तो क्या हो गया? आप लोगों के 21 या 30 डेज आपके पेरेंट्स कमाई करने नहीं गए। तो कमाई करने नहीं गए तो क्या उनके और एक खर्चा भी कम हो गया क्या खाने का? हाँ सुचित, अगर आपके पेरेंट्स ने कमाई नहीं सर, तो आपके जो सर्वाइवल का खर्चा वो तो कम नहीं हुआ, राइट? तो वो खर्चा क्या किसी बाकी चीजों पे डिपेंडेंट है? क्या वो खर्चा बाकी चीजों पे डिपेंडेंट है? नहीं है, वो खर्चा ऑटोनॉमस है। तो आप कितना ही कर लो, आप कुछ भी कर लो, आपको वो खर्चा तो आपकी इकोनॉमी में होने ही वाला है। वो खर्चा ऑटोनॉमस खर्चा है, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। अगर आप जीरो भी कमा रहे हो, आपकी जेब से उतना पैसा निकलना है तो वो निकलेगा ही, आप उसको रोक नहीं सकते। दूसरा क्या हो गया? इंड्यूस्ड मतलब क्या हो गया? इन्फ्लुएंस्ड बाय चेंज इन सम स्पेसिफाइड फैक्टर। द स्पेसिफाइड फैक्टर इज नेशनल इनकम। एनी वेरिएबल अफेक्टेड बाय चेंज इन इनकम इज इंड्यूस्ड वेरिएबल। अब क्या हो गया? अभी पहले अपना लॉकडाउन के पहले अपना रूल हुआ करता था कि भाई एवरी वीकेंड अपन लोग डाइन आउट करेंगे, फाइन डाइन करेंगे, अच्छी जगह पे जाएंगे, ठीक है? अब मुझे बताओ 21 डेज आपका 30 डेज आपका लॉकडाउन हो गया। अब 31 डेज आपका लॉकडाउन हो गया तो आप डाइन करने जा नहीं सके, और उसके बाद जब लॉकडाउन खुला तो 30 डेज, क्योंकि अपन ने उस 30 डेज कुछ कमाया नहीं, तो अपन ने सोचे कि जान दो, अभी फालतू के खर्चे नहीं करते। तो ये क्या हो गया? ये आपका इंड्यूस्ड एक्सपेंडिचर हो गया, हुआ कि नहीं? ये आपके बाकी फैक्टर से इन्फ्लुएंस हो गया, तो ये खर्चा आपने बचा लिया। बचाया कि नहीं बचाया? हाँ सर।
आपको ऑटोनोमस और इंड्यूस्ड का मतलब समझ गया। ऑटोनोमस मतलब ऐसे फैक्टर्स जो इंडिपेंडेंट है, जो किसी चीज से इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, और इंड्यूस्ड मतलब क्या हो गया, जो आपके बाकी फैक्टर्स से सीधा साधा असर जिसका पड़ता है वो आपका इंड्यूस्ड एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या होता है? इट इज द लेवल दैट कैन बी अचीव्ड व्हेन रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी आर फुल्ली एम्प्लॉयड गिवन द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। इट इज द मैक्सिमम दैट द इकोनॉमी कैन अचीव इन द लॉन्ग रन। इट इज कॉल्ड पोटेंशियल इनकम लेवल। इन द शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम इनकम कैन डिफर फ्रॉम फुल एम्प्लॉयमेंट इनकम। ऐसा ही कुछ कंसेप्ट अपन ने लास्ट ईयर माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़े थे, किसी को याद है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी कर्व, मतलब विद द गिवन हाँ सब पढ़े थे, गिवन याद है। रिसोर्सेज आप कितना फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे कितना से कितना कमा सकते हो, वो क्या कितना बना सकते हो, वो आपका एक पीपी कर्व रहता था। तो पीपी कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते थे, वो कर्व के ऊपर लाइन के टच करने वाले जितने भी पॉइंट होते थे, वो होता था आप जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे काम कर रहे हो। अगर पीपी कर्व के इनसाइड एक पॉइंट होता था तो वो अंडर एम्प्लॉयमेंट होता था, और पीपी कर्व के बाहर कुछ पॉइंट होता था तो वो क्या होता था, अनअचीवेबल, नॉन अटेनेबल रिसोर्सेज। राइट, ये सबको याद आया कि नहीं आया? हाँ सर। तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का मतलब भी क्या होता है कि गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज और गिवन अमाउंट ऑफ इनकम से आप कितना अचीव कर सकते हो इन द लॉन्ग रन। ठीक है, कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन मतलब क्या होता है, एकदम ध्यान से सुनना, बहुत काम की चीज है। The consumption function refers to the mathematical relationship between consumption expenditure and income. We have already studied the propensity to consume aspect of this relationship. अब propensity to consume aspect तो अपन ने पढ़ लिया, तो अब इसकी इक्वेशन कैसे डिराइव होती है, ओपन इक्वेशन देखेंगे। In macroeconomics, consumption expenditure is looked in two ways. First, autonomous and induced. अब जब अपन ने कंसेप्ट पढ़े थे autonomous और induced, तो यदि मुझे आप लोगों के खर्चे को, मुझे मानव के खर्चे को, मुझे पीयूष के खर्चे को, देवांश के खर्चे को कैटेगराइज करना है, तो मैं दो हिस्सों में कैटेगराइज कर सकता हूँ। एक ऑटोनॉमस जो उसका होना ही होना है, और एक इंड्यूस्ड, वो ऐसा खर्चा है जो भाई इकोनॉमिक कंडीशंस या बाकी चीजों फैक्टर्स के हिसाब से चेंज होता रहेगा। ठीक है, ऑटोनॉमस वाला है वो कांस्टेंट रहेगा, राइट, वो कभी हिलेगा नहीं। आप जीरो भी कमा रहे हो तो वो खर्चा होने वाला है, तो वो कांस्टेंट है। आया ना, बोलो सब लोग। हाँ सर, हाँ सर। हाँ, तो जो ऑटोनॉमस है वो कभी चेंज नहीं होने वाला, और जो इंड्यूस्ड है वो हमेशा आपका कोई ना कोई वेरिएबल के साथ चेंज होता रहेगा, राइट। तो अब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट जीरो इनकम लेवल, मतलब ऐसा एक्सपेंडिचर जो आपको जीरो इनकम लेवल पे भी उठाना पड़ेगा, वो कौन सा लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर हो गया, वो एक हो गया आपका ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर। एंड दूसरा आपका जो बचा हुआ है, जो आपके इनकम के साथ कम ज्यादा चेंज होता रहेगा, बाकी फैक्टर्स के साथ कम ज्यादा इंक्रीज या डिक्रीज होता रहेगा, वो आपका इंड्यूस्ड एक्सपेंडिचर हो गया। तो एक इक्वेशन पढ़ रहा हूं मैं नीचे पेज नंबर 98 पे। टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल्स ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इंड्यूस्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अग्रीड? सब हाँ या ना बोलेंगे, सबको समझा ये? हाँ सर। पीयूष बेटा आप लेट जो समझा? पीयूष ज्वाइन होकर भी सुन नहीं रहा क्या बेटा? सौम्या समझा बेटा? हाँ सर, वो थोड़ा नेट इशू है। हाँ, मुझे आप लोगों का रिस्पांस चाहिए रहेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग कुछ भी मिस आउट कर लो। अगर आप अटेंड कर रहे हो आधा घंटा पौन घंटा देके, तो प्लीज मेक श्योर कि यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो आपका टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, मैंने आपको बोला था वो दो हिस्सों में कर सकते हो, एक जो मेरा सिचुएशन के हिसाब से बदलता है, एक जो मेरा कांस्टेंट रहता है। तो अभी जो कांस्टेंट रहता है वो आपका ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर हो गया, और जो कांस्टेंट नहीं रहता है वो आपका इंड्यूस्ड हो गया। तो नीचे इक्वेशन देखो, C मतलब टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, C मतलब टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू C बार। C बार मतलब जो आपका कांस्टेंट रहने वाला, आप कितना भी कमा लो वो कांस्टेंट ही रहने वाला। आप कम कमाओ तो भी उतना ही रहेगा, आप ज्यादा कमाओ तो भी उतना रहेगा। तो C बार, तो उसको कांस्टेंट रखा है, C बार मतलब कांस्टेंट, प्लस BY मतलब क्या हो गया, B मतलब क्या हो गया यहाँ पे, B मतलब आपका हो गया प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब क्या सर? ये कंसेप्ट थोड़ा सुना सुना लग रहा है, अपन ने अभी पढ़े थे। MPC का मतलब क्या हो गया, इनकम के चेंज का वो हिस्सा जो आपने किसको डिवोट किया है, खर्चे को डिवोट किया है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को डिवोट किया है। तो यहाँ पे Y का मतलब क्या हुआ बच्चों, इनकम, और
बी का मतलब क्या हो गया, आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब आपने अपने मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को इनकम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको इंड्यूस्ड खर्चा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस सर। हाँ, तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपका बी वाई बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आपका इनकम मतलब आपका वाई। सर आप आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। अभी आ रही है सबको आवाज? हाँ सर। ये देखो, सर मुझे नहीं आ रही। हेलो मानव अब आ रही बेटा? हेलो मानव। सर, बहुत कट कट के आ रहा है। बेटा हाँ सर, मुझे भी बहुत कट कट के आ रहा है। कुछ भी सुनाई नहीं आ रहा? रुको 1 मिनट, अब आ रही है? सर वो 5-7 सेकंड लेट सुनाई देता है। अच्छा अब? हाँ सर, अब तो भी बेटर है। हाँ मैं जोर से बोलता हूँ थोड़ा। हाँ, तो आपका इक्वेशन है C इज इक्वल टू C बार प्लस बी वाई, ठीक है? तो यहाँ पे y मतलब क्या हो गया, आपकी इनकम। अच्छा मुझे बताओ, बी वाई जो है, जैसे जैसे y बढ़ेगा बी वाई बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? y बढ़ेगा तो बी वाई बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। है ना? जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी और तो उस इनकम को आप मल्टीप्लाई करोगे एमपीसी से, तो आपका इनकम बढ़ेगा, आपका बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा एमपीसी, बीवाई का पूरा फैक्टर। यस सर। हाँ, तो बी वाई मतलब आपका इंड्यूस्ड एक्सपेंडिचर हो गया। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी आपका बी वाई बढ़ेगा, जैसे जैसे इनकम कम होएगी आपका बी वाई गिरेगा। समझ में आया सबको यहाँ तक? हाँ सर। देवांश, समझा सर। सौम्या, यस सर। ये एक बेसिक मैथ्स वाला कंसेप्ट है। हाँ, ये बेसिक मैथ्स वाला कंसेप्ट है। बी वाई मतलब इंड्यूस्ड एक्सपेंडिचर। बी मतलब क्या हो गया, आपका एमपीसी। आपका एमपीसी किस चीज के हिसाब से चेंज हो रहा है? यदि आपकी इनकम गिरेगी तो आपका बी वाई भी कम हो जाएगा, आपकी इनकम उठेगी तो आपका बी वाई भी बढ़ जाएगा। तो आपकी इनकम मतलब वाई के हिसाब से आपका इन्फ्लुएंस हो रहा है इंड्यूस्ड एक्सपेंडिचर। तो अपन ने बोला था ना, इंड्यूस्ड एक्सपेंडिचर इन्फ्लुएंस होता है आपके लेवल ऑफ इनकम से। तो बी वाई मतलब आपका इंड्यूस्ड एक्सपेंडिचर हो गया, विच इज डिपेंडेंट ऑन वाई मतलब इनकम। इनकम बढ़ेगी तो इंड्यूस्ड एक्सपेंडिचर मतलब बी वाई बढ़ेगा, इनकम घटेगी तो बी वाई घटेगा। चलो यहां तक सबको समझ गया? आई एम अज्यूमिंग। नेक्स्ट, रेफर टू द पार्ट अबव पार्ट ऑफ द फिगर। वो फिगर के अपन बस एक ऊपर वाला पार्ट देखो आप लोग, जो दो ग्राफ बने उसमें, एक ऊपर वाला ग्राफ है, एक नीचे वाला ग्राफ है। अपने को ऊपर वाला ग्राफ देखना है बच्चों, ठीक है? वेयर कर्व सी एफ को सब डिनोट देखेंगे क्या, कहां पे सी एफ? देखो, अपने को उस ग्राफ को ब्रेक करके पढ़ना है, ठीक है? अपने को सबसे पहले दिख रहा है पॉइंट ओ सी। आपको पॉइंट ओ सी दिख रहा है? सब लोग हाँ बोलेंगे? हाँ सर। अब जो पॉइंट ओ सी है, तो जो ओ सी लाइन है वो आपका क्या है, आपका ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर है। इसका मतलब क्या हो गया, आप कुछ नहीं भी कमाओगे तो आपका उतना खर्चा होगा ही। इसलिए जो पॉइंट सी है वो थोड़ा आपके वाई एक्सिस पे ऊंचा उठ के मारा हुआ है। मतलब क्या हो गया, आप कुछ भी नहीं भी करोगे तो आपको ओसी जितना खर्चा तो हमेशा उठाना ही पड़ेगा। समझ में आया? आप कुछ नहीं भी करोगे तो आपको ओसी जितना खर्चा तो उठाना ही पड़ेगा। ओसी मतलब यहाँ पे कौन सा खर्चा हो गया, आपका ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर। आपके ऑटोनोमस कंजम्पशन। भी आपका उतना खर्चा होगा। देवांश समझा? पीयूष समझा? सौम्या, सुचित? यस सर। हाँ सर। हाँ, तो ओसी मतलब क्या हो गया, आपका ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर हो गया। और देखो उसके बाद सी एफ लाइन क्या है, सी एफ लाइन कैसे कैसे चेंज हो रही है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी सी एफ लाइन उस हिसाब से इन्फ्लुएंस हो रही है। मतलब आपका ओसी तो हमेशा फिक्स रहेगा, आपकी इनकम कितनी कम हो जाए कितनी ज्यादा हो जाए, लेकिन सी एफ जो है, आपका सी एफ जो लाइन है वो आपका कंजम्पशन फंक्शन की लाइन है। वो क्या होगा, वो इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू योर व्हाट, आपके चेंज इन इनकम। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वो वैसे वैसे बढ़ेगा। एक्स एक्सिस देखो, आप लोग सब लोग एक्स एक्सिस देखेंगे, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है टूवर्ड्स राइट आप जाओगे जैसे जैसे एक्स के, तो आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी इस तरह स्लांट में उड़ रहा है। मतलब जैसे जैसे आपकी इनकम इधर जाएगी वैसे वैसे आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है, वो जो बी वाई जो अपन जिसको बोलते हैं, जो आपका इंड्यूस्ड कंजम्पशन है, वो आपका इंक्रीज होता रहेगा। सबको दिख रहा है? हाँ सर। ओके, तो आज अपन यहीं पे खत्म करेंगे।
अपन ने ग्राफ में क्या देखा, ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या होता है, एंड अपन ने ग्राफ में देखा कि आपका इंड्यूस्ड कंजम्पशन कैसे होता है। आज एक बार यहीं पे ब्रेक करेंगे, कल अपन लोग सर इंड्यूस्ड कोर्स में नहीं है ना? इंड्यूस्ड कंजम्पशन बेटा वो दिख ही तो रहा है आपको। नहीं वो दिख रहा है, लेकिन सर कोर्स में नहीं है ना? नहीं कोर्स में ऐसा, कोर्स में नहीं, कोर्स में जैसा कुछ है नहीं, वो एक कंसेप्ट है, वो ग्राफ में आ गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा हाँ, ठीक है, मतलब क्योंकि वो गीता मैम बोल रही थी ना इसलिए। नहीं उसको और डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है बेटा, लेकिन बस इतना ही है, Okay, इतना ध्यान sir. रखो कि जो ग्राफ है वो ग्राफ जैसे चेंज हो रहा है, इट इज चेंजिंग बिकॉज ऑफ इंड्यूस्ड कंजम्पशन। मतलब हाँ सो आपका ग्राफ तो समझ में आ गया। ओसी जितना पार्ट है वो आपका फिक्स पार्ट है, वो आप कितना भी कमा लोगे तो उतना